हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 28 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है, लिखा हुआ है कि तेलंगाना सन इंडियाज प्राइड है ना। तो तेलंगाना के बेटे हैं और इंडिया के प्राइड हैं। किनका बारे में बात किया जा रहा है? तो बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो जो पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे है ना, 1991 के आसपास प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उनका बर्थ सेनेटरी यानी कि उनका 100 साल पूरा होने में, हालांकि वो नहीं है। 28 जून को उनका जन्म हुआ था 1920 में, और आज 2020 है, और सितंबर 2004 में उनका डेथ हुआ था। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में याद रखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जो एलपीजी रिफॉर्म आया था है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उनमें उस समय प्रधानमंत्री यही थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। इसलिए उसको राव मनमोहन प्लान भी बोला जाता है कभी कभी, तो इन्हीं के नाम पे बोला जाता है। तो एक्चुअली तो पहले इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, आंध्रा के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये गिने चुने प्रधानमंत्री से हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले सीएम रहे थे। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले सीएम थे, ठीक है। मोरारजी देसाई भी उसी तरीके से प्रधानमंत्री बनने के पहले महाराष्ट्र के सीएम थे, ठीक है। तो ये भी आई थिंक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले सीएम थे। उसके पहले वीपी सिंह जो थे यूपी के सीएम थे, वीपी सिंह। उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी सीएम थे, अभी बाद में पीएम बने, इस तरीके से। तो ठीक है, तो याद रखिए इनके बारे में। ये पहले आंध्र प्रदेश के सीएम थे, लेकिन इनका घर अब तेलंगाना में चला गया, तब ये तेलंगाना के सन हो गए, पहले आंध्र प्रदेश के सन थे, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन ये बात सही लिखा है कि इंडियाज प्राइड, ठीक है। तो बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेशन इनका हो रहा है, 100 साल पूरा होने वाला है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ऑफर टू रीओपन करतारपुर ऑन मंडे, इंडिया से शॉर्ट नोटिस। तो कहा जा रहा है कि पेंडेमिक के कारण जो ट्रैवल यहाँ पे रोका गया था करतारपुर कॉरिडोर के पास, उसको फिर से चालू करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आया है। तो हम देखते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर है क्या। तो 9 नवंबर 2019 को इसको चालू किया था, याद रखिएगा 9 नवंबर 2019 को इसको चालू किया था। एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर है, वीज़ा फ्री कॉरिडोर है मतलब कि पाकिस्तान जाने के लिए इसमें वीज़ा नहीं लगता। याद रखिए 1 वे है, ठीक है। जैसे देखिए ये है रावी नदी, रावी नदी इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री इस एरिया में बनाता है, पंजाब के आसपास, ठीक है। रावी नदी इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री बनाता है। तो रावी नदी के उस पार है यहाँ पे ननकाना साहिब, ठीक है, जिसको गुरुद्वारा दरबार साहिब भी बोला जाता है। तलवंडी में, तलवंडी इधर जगह का नाम है, ठीक है। तो तलवंडी में जो है गुरुद्वारा दरबार साहिब है, जिसको ननकाना साहिब भी बोलते हैं। और रावी की नदी के इधर जो है डेरा बाबा नानक है, ठीक है। डेरा बाबा नानक है, अभी बाबा नानक के द्वारा ही स्थापित किया था डेरा बाबा नानक। तो इधर डेरा बाबा नानक है इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ है गुरुद्वारा दरबार साहिब। तो पहले क्या होता था कि यहीं पे माना जाता है कि भगवान मतलब गुरु नानक जी जो थे अपने अंतिम साल कुछ बिताए थे, इसलिए ये स्थान काफ़ी पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि या तो वीज़ा लेके जाना पड़ता था पाकिस्तान में, और यहाँ से लोग आते थे फिर वापस, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था, काफ़ी ज़्यादा उसमें रूल रेगुलेशन लागू होता था। तो दोनों के द्वारा, अटल बिहारी और नवाज शरीफ के द्वारा आई थिंक 1999 के आसपास पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया था कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बाद में वहाँ से बात चलते चलते 2019 में काम पूरा हुआ। तो जो लोग वीज़ा लेके वहाँ नहीं जाते थे क्या करते थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया था, जो है ना क्या बोलते हैं, डेरा बाबा नानक, ठीक है। तो डेरा बाबा नानक के मतलब कि वहाँ पे एक ऊंचाई पे काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया था, और टेलीस्कोप के माध्यम से लोग इस मंदिर का बाहर से दर्शन कर लेते थे। जो गुरुद्वारा था इसका बाहर से दर्शन कर लेते थे। लेकिन होता क्या था कि इस रावी नदी के इलाके वाले, मतलब रावी नदी के जस्ट बगल में जो इलाका, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास उगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इंडिया तरफ वाला तो अपना कटाई कर लेता था, लेकिन उधर से रेगुलर कटाई नहीं होता था। हालांकि कटाई उधर से भी होता था, रेगुलर नहीं होता था, मतलब कुछ दिन के बाद होता था, उतना ज़्यादा एक्टिवली वहाँ पे नहीं होता था साफ सफाई, ठीक है। इसलिए लोगों को कभी प्रॉब्लम भी होता था, घास के कारण मतलब जो गुरुद्वारा है नहीं दिख पाता था। तो 9 नवंबर 2019 को जो है दोनों तरफ से कॉरिडोर बनाया गया यहाँ पे रावी नदी के दोनों आर पार, ठीक है। जिसमें कहा गया कि इंडिया के लोग जो हैं, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, ठीक है, या इंडिया का आधार कार्ड है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जिसको अलाउ करे, वो दरबार यहाँ पे गुरुद्वारा दरबार साहिब, ननकाना साहिब जाने के लिए वीज़ा फ्री जा सकते हैं। हालांकि उसके लिए आई थिंक $20 का फी रखा गया, $20 लगभग 1500 पर हेड फी रखा गया। तो इंडियन गवर्नमेंट पे कर देती है, ठीक है, वो आदमी से नहीं लिया जाता, इंडियन गवर्नमेंट पे कर देती है। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान को इससे एक अच्छा मतलब कि रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो गया है, लोगों को भी आसान मिल रहा है वहाँ जाने में, कोई वीज़ा वगैरह नहीं लेना है। और मुश्किल से मतलब कि नदी से मुश्किल से 1 किलोमीटर अंदर में है, ठीक है। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है उसका लंबाई कम्प्लीटली 3 किलोमीटर का है। तो कुछ हिस्सा तो इंडिया की तरफ भी है, कुछ हिस्सा उधर भी है, ठीक है। तो मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास अंदर में है। तो लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होता, $75 आराम से गवर्नमेंट दे भी देती है, लोग चले भी जाते हैं। तो इस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर वर्क करता है। लेकिन 1 वे है, 2 वे नहीं है। मतलब इंडियन जैसे इधर भी तो है ना डेरा बाबा नानक, ये भी एक पवित्र जगह है, इधर है ननकाना साहिब, ये भी एक पवित्र जगह है। तो पाकिस्तान में जो सिख रह रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि डेरा बाबा नानक आएँ, ठीक है, यदि वो चाहते हैं कि डेरा बाबा नानक आएँ, तो उनके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट से पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस है
वो करना पड़ेगा, कोई स्पेशल प्रोसेस यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो याद रखिएगा ये करतारपुर कॉरिडोर के बारे में कि वन वे है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे तरीका गया 2 मोर डेथ इन गलवान। तो गलवान वैली में एक और बैड न्यूज आया है कि 2 और डेथ हो गया है। डेथ जो है चाइना के कारण नहीं हुआ, बल्कि पुल बनाया जा रहा था तो सोल्जर जो है नदी में गिर गया किसी तरीके से, गलती से एक्सीडेंटली, तो नदी में गिरने से उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मुंबई हॉस्पिटल आर सीकिंग कावासाकी लाइक सिम्टम अमंग यंग कोविड केसेज। तो यंग कोविड केसेज यानी कि जो बच्चे में कोविड के केसेज आ रहे हैं उसमें कावासाकी डिजीज का लक्षण देखा जा रहा है। कावासाकी डिजीज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कावासाकी डिजीज तो कंडीशन दैट काउजेज इन्फ्लेमेशन द वॉल ऑफ सम ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो ब्लड वेजल में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ब्लड वेजल का जो वॉल होता है ना, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है वॉल, ब्लड वेजल के वॉल से, ठीक है। अंदर में बॉडी के अंदर ब्लड वेजल के वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे उसको हम लोग कावासाकी डिजीज बोलते हैं। वायरस के कारण होता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है, ये रीजन अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा कॉमन है इन्फेंट में, छोटे बच्चों में और यंग बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन, इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यंग कोविड केसेस, ठीक है। यंग कोविड केसेस में कावासाकी डिजीज देखने को मिला है। तो कावासाकी डिजीज के बारे में याद रखिए कि सबसे ज़्यादा बच्चों में होते हैं। इसमें लक्षण क्या है तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार होता है, 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार रहता है, 5-6 दिन तक लगातार पहले बुखार आता है इस बीमारी होने के पहले, ठीक है। और इसमें होता क्या है तो ब्लड के अंदर, मतलब कि बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं उसके वॉल्स पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। ये था कावासाकी डिजीज के बारे में। नेक्स्ट, 3 खालिस्तानी सपोर्टर अरेस्टेड। तो 3 खालिस्तानी सपोर्टर अरेस्ट किए गए। खालिस्तान क्या है तो जैसे यहाँ पे इंडिया का बाउंड्री, यहाँ पे पंजाब है और इधर में भी पंजाब है ना, तो खालिस्तान का एक अलग डिमांड किया जाता है, अलग कंट्री का डिमांड किया जाता है, ताकि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर से एक्सेस है वो टूट जाए। जैसे मान लीजिए कि अभी कैसे नक्शा है, ऐसे कुछ है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे देखिए जैसे जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं तो इंडिया थोड़ा सा नैरो हो जाता है। यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो उन लोगों का प्लान यही है कि पंजाब का कुछ इलाका ले लो, हरियाणा हिमाचल का कुछ इलाका ले लो और पाकिस्तान का एक थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा, इतना मिला करके खालिस्तान बनाया जाए, ठीक है। ये प्लान किसका है तो जो पाकिस्तान में कुछ लोग खालिस्तानी सपोर्टर रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ सिख रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ सिख लोग हैं जो मतलब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के बहकावे में आकर के या फिर किसी भी तरीके से बहकावे में आकर के ऐसा समझ सकते हैं, जो अलग कंट्री का डिमांड करते हैं, इंडिया से अलग। जिस तरह से हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया गया, हालांकि ऐसा कोई सही बात नहीं है, यहाँ तो कई लोग रहते हैं, है ना, सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू का जनसंख्या यहाँ तक कि कमता जा रहा है, नाम का हिंदुस्तान रह गया है। उसके अलावा मतलब मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बनाया गया, तो बात सही है कि मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बनाया गया, वहाँ आज भी मुस्लिम हुकूमत चल रहा है। तो इसी तरह बोला जाता है सिखों के लिए खालिस्तान बनाया जाए। एक्चुअली इसका बीज जो अंग्रेज के द्वारा ही बो करके गया था, वही उस समय 3 पार्टी में, मतलब 3 कंट्री में बांटने के लिए उस समय ही प्लान चल रहा था, लेकिन बाद में काफ़ी मुश्किल से 2 पार्ट में बटा। हालांकि 3 पार्ट फिर बांग्लादेश में हो ही गया, तो 3 पार्ट तो इंडिया को हो ही गया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उस समय जो है खालिस्तान जैसा सिख के लिए कोई स्पेशल कंट्री नहीं दिया गया, ठीक है। तो इधर का पंजाब, उधर का पंजाब, थोड़ा सा हिमाचल, थोड़ा सा हरियाणा, मतलब वो एरिया काट करके खालिस्तान बनाने का प्रोग्राम है, ताकि इंडिया का जो एक्सेस है जम्मू कश्मीर से जाने के लिए क्या होगा, पतला सा एक कॉरिडोर टाइप का बच जाएगा, है ना। जैसे सिक्किम के नीचे जो चिकन नेक हम लोग का है, वेस्ट बंगाल में इतना पतला से यहाँ पे है ना, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, तो वैसा ही बच जाएगा। फिर मतलब कि काफ़ी खतरा होगा हम लोग जम्मू कश्मीर जाने के लिए। इधर से चाइना मान लीजिए कि अटैक करके किसी दिन ये कट ऑफ कर देता है, तो जम्मू कश्मीर हम लोग से कट ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मेन टारगेट इन लोग का खालिस्तान बनाने का यही है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को कट ऑफ करना है। तो खालिस्तान सपोर्टर बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। इंडिया में काफ़ी कम है, पाकिस्तान में बहुत लोग चाहते हैं कि इंडिया टूटे, है ना, इंडिया 2 पार्ट में टूटे, इसलिए खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको फंड देती है। इसके अलावा कनाडा में बहुत ज़्यादा मतलब कि सिखों का पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिख का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वहाँ के भी कुछ लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बाहर से फंडिंग देते हैं, कई ऑफिशियल ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर पेज चलाते हैं, जहर उगलते हैं। ये किसी तरीके का एक रिफरेंडम उन लोग के द्वारा कहा गया था। रिफरेंडम बोलते हैं मतलब कि जनता से पूछना कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना, एक तरह से जनता की राय लेना। तो रिफरेंडम करवाने के लिए था 2020 में, एक रिफरेंडम 2020 करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा रिफरेंडम 2020, तो आपको मिलेगा इसके बारे में। कुछ खालिस्तानी सपोर्टर जो है रिफरेंडम 2020 करके प्रमोट कर रहा है कि लोग इसको सपोर्ट करें कि हाँ हम खालिस्तान अलग चाहते हैं, ठीक है। तो हालांकि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया, ये जो है 1980 के समय अपने चरम पे था। 1980 के समय खालिस्तानी मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एकदम पीक पे था, ठीक है। इसी के कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसका मेन रीज़न यही था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, खालिस्तानी मूवमेंट को रोकना, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार को। और इसी के कारण, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही इनको मार दिया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी को मारने के पीछे ऑपरेशन ब्लू स्टार का रोकना भी एक रीज़न बताया जाता है। और आज भी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब मतलब कि एनिवर्सरी पूरा होता है,
तो उस दिन गोल्डन टेम्पल के आसपास आज भी वहाँ पे उसका एक मतलब कि मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि हम लोग ऐसा कुछ किए थे, है ना। तो आज भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्ट आज भी जिंदा है, इंडियन कुछ इंडियंस में भी और कुछ पाकिस्तानियों में भी, वो तो हैं ही। तो जैसा कि जिस दिन इसका खाली ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिस दिन एनिवर्सरी था, मतलब कि जिस दिन ऐसा कुछ किया गया था, उस दिन के न्यूज़पेपर में हम डिस्कस किए थे कि गोल्डन टेम्पल को कुछ देर के लिए बंद रखा गया है ना, शोक सभा के रूप में। वहाँ के आसपास की दुकानें बंद कर दी जाती है, उस दिन खालिस्तान सपोर्टेड नारे लगाए जाते हैं गोल्डन टेम्पल के आसपास। इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। तो 3 खालिस्तानी सपोर्टर को अभी अरेस्ट किया गया, ये था इस न्यूज़ से। ये तीनों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। एक का नाम महेंद्र पाल सिंह जो दिल्ली के रहने वाले हैं, गुरजीत सिंह जो पंजाब से हैं, और लवप्रीत हुप्पो जो हरियाणा से हैं, ठीक है। ये तीनों जो एंटी इंडिया आदमी जो है, इसको जो है पाकिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान IAC एक्सपोर्टेड खालिस्तान लीडर हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा और भी कई मतलब कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कई ऐसे लीडर है। और करतारपुर कॉरिडोर जो यूज हुआ है, मतलब कि बनाया गया है, उसका मिसयूज पाकिस्तानी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे यहाँ से जो सिख जाते हैं करतारपुर में, है ना, उनको रेडिकलाइज करने के लिए, उनको तरह तरह से भड़काने के लिए वहाँ पे हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई बार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट ED क्वेश्चन पटेल इन स्टेरलिंग बायोटेक मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED के द्वारा अहमद पटेल से, यहाँ पे नाम पूरा नहीं लिखा गया है, पता नहीं क्या रीज़न है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम यहाँ पे पूरा लिखा गया अहमद पटेल, लेकिन बड़े हेडिंग में उनका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अहमद पटेल से पूछताछ किया गया। अहमद पटेल कौन है? तो कांग्रेस के नेता हैं, काफ़ी मतलब कि गुजरात के एक बड़े नेता के रूप में गिनती होते हैं, ठीक है। तो उनसे ED के द्वारा पूछताछ किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछा गया, तो हम लोग ED के बारे में जान लेते हैं। ED क्या है? तो ED का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को स्थापना हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। तो उस समय इसका क्या नाम था? EU नाम था, इन्फोर्समेंट यूनिट नाम था, ठीक है। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। लेकिन 1957 में, मतलब कि 1 मई 1956 को बनाया गया EU के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। 1957 में इसका नाम बदल के ED कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अभी आता है। 1957 में इसका नाम ED किया गया था। ये मेनली इकोनॉमिक क्राइम से डील करता है, ठीक है। मेनली जो है इकोनॉमिक क्राइम से डील करता है। कोई ऐसा इकोनॉमिक लॉ है उसको, मतलब फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ में डील करता है। और 2 एक्ट में मेनली डील करता है कि फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और क्या है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसी कारण से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहमद पटेल से ED पूछताछ कर रहा है ना। तो ये था इस न्यूज़ से। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे कि J&K एडमिन गिव्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। तो जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ के जो रिफ्यूजी थे उनको अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया। कल ऐसा ही एक न्यूज़ आया था कि पहली बार किसी आउटसाइडर को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया था। वो तो बिहार के एक IAS ऑफिसर थे नवीन कुमार चौधरी, उनको दिया गया था। उसके अलावा और भी कई लोगों का दिया गया है। तो जैसे मेनली जो है 50 वाल्मीकि समुदाय के लोग आते हैं। वाल्मीकि समुदाय के लोग मेनली मतलब कि साफ़ सफाई वाला काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो रोड साफ़ करना या फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करना, इस तरह का काम करते हैं। सो लो कैटेगरी वाले काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वाल्मीकि समुदाय के लोगों को उस समय जो पाकिस्तान से भाग मतलब यहाँ चले आए थे, क्योंकि पाकिस्तान तो मुस्लिमों को मिल गया था, तो वहाँ से जितने हिंदू रहे जिनको जान प्यारा था, किसी तरीके से मरते मराते यहाँ पे आ गए, है ना। तो इस तरीके से J&K एडमिन के द्वारा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको अभी जो है इतने दिन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं दिया गया था। समझिए 75 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ का स्थायी निवासी नहीं बनाया गया था। तो समझ सकते हैं कितना ज़रूरी था 370 को हटाना। जो लोग इसको विरोध करते हैं, हमको समझ में नहीं तो उनके पास दिमाग है भी या नहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी को यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया, याद रखिए, काफ़ी एक अच्छा स्टेट मतलब की कदम है। नेक्स्ट यहाँ पे कि रामदेव पतंजलि MD बुक फॉर चीटिंग। तो दवाई बनाने के कारण रामदेव पे यहाँ पे FIR किया गया है, ठीक है, कि आप दवाई क्यों बना दी, अभी और पेंडेमिक को फैलने देना चाहिए था तब बनता, है ना। 5 आदमी के ऊपर यहाँ पे हुआ है इस तरीके का केस, FIR जैसा बोल सकते हैं। बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण उनके ऊपर, रामदेव बाबा पे हुआ है, उनके अलावा कुछ उनके एम्प्लॉय पे हुआ है। जैसे आप हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय है पतंजलि का बालवीर सिंह तोमर और नाग सिंह तोमर, और चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ रेस्पेक्टिवली एट द जयपुर बेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एंड रिसर्च। तो इनके द्वारा वहाँ पे मतलब जयपुर में इनके ऊपर हुआ है। जयपुर में एक्चुअली कांग्रेस का गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ पे हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो पॉलिटिक्स यहाँ भी है, लेकिन टेस्ट करना चाहिए था। जो भी इनके द्वारा मेडिसिन बोला गया, जो दावा किया गया कि हाँ हम कोरोनिल जो है इसको ठीक कर देता, तो पेशेंट पे इसको ट्रायल करना चाहिए था। फिर लवली भी कहाँ किसी को गोरा करता है। कॉम्प्लान तो भी बोलता है कि बच्चा ओलंपिक चला जाएगा, तो कितने बच्चा ओलंपियाड और ओलंपिक जीत जाता है, हॉर्लिक्स पीने से कितना बच्चा लंबा हो जाता है, इसके ऊपर तो कोई जांच नहीं है। इंडिया आगे है कि IRDAI, ठीक है, IRDAI न्यूज़ में था। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो जैसे कल भी एक रेगुलेटर बॉडी के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये भी एक रेगुलेटर बॉडी है, मतलब जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर का यहाँ पे कंपनी है, LIC हो या फिर बजाज फाइनेंस हो और भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक रेगुलेटर है, ठीक है, वो सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो IRDA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो किसी एक्ट के तहत बनाया होगा, तो IRDA एक्ट 99 के तहत बनाया गया। IRDA एक्ट 1999 जब बनाया गया था तो उस समय 2001 तक, 99 से 2001 तक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, न्यू दिल्ली में था, लेकिन 2001 से बाद इसका परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया गया है हैदराबाद में, ठीक है। एक 10 मेंबर बॉडी है, 10 आदमी के मतलब कि इसमें 10 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर हैं, एक चेयरमैन और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये था IRDA के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक है, आप कई शहर में आजकल देखते हो कि इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे में आई, फिर उसके बाद हार्ट का ऐसा साइन बनाया जाता है जो दिखाता है कि आई लव, और उसके बाद फिर जो शहर होता है उसका नाम, जैसे शहर का जो नामी मॉल होता है या फिर कोई बड़ा चौराहा होता है, उस वहाँ पे आप इस तरीके से आजकल देखे होंगे कि बनाया जाता है एक बड़ा सा, वहाँ पे लोग फोटो वगैरह खींचते रहते हैं, है ना। तो एक तरह से शहर के सजावट के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि जो भी शहर है उसके बारे में लिख दिया गया कि आई लव, मान लीजिए कि शहर का नाम लखनऊ है तो आई लव लखनऊ, ऐसे आपको लगभग हर शहर में भी मिल जाएगा। तो इसका स्टार्ट किया गया था न्यूयॉर्क के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे ऐसे आई लव न्यूयॉर्क लिखा हुआ, इसी तरह से आई फिर हार्ट फिर न्यूयॉर्क ऐसे लिखा हुआ था, और इस तरीके का पहली बार वहाँ के किसी मॉल के बाहर लगाया गया था, वहीं से देखा देखी लगभग हर शहर में डाला गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मिल्टन ग्लेसर ग्राफिक डिजाइन हो चेंज द वोकेबलरी ऑफ अमेरिकन विजुअल कल्चर इन 1960 एंड 70 विथ इज ब्राइटली कलर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उनका भी डेथ हो गया है, 91 ईयर के आसपास, मतलब 91 ईयर के थे, उनका भी डेथ हो गया है, ठीक है। तो आई हार्ट न्यूयॉर्क, जो आई लव न्यूयॉर्क इज लोगो फॉर 1977 कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म न्यूयॉर्क ग्रैंड फॉर ग्लोबल अटेंशन, ठीक है। तो इसको ग्लोबल अटेंशन मिला है, ये वाला जो इनके द्वारा बनाया गया था, है ना। और काफ़ी रिनोड मतलब कि पेंटर या फिर आर्टिस्ट बोल सकते हैं, उसमें से माने जाते थे। तो याद रखिए कि अभी मान लीजिए पूछा जाए कि मिल्टन ग्लेसर कौन थे, तो उनके बारे में याद रखिएगा, या फिर कहीं पूछा जाए इस तरीके से कि इस लोगों को पहली बार कहाँ डिजाइन किया गया था और किनके द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आप अपने शहर में जो बड़ा शहर जैसे पटना में भी कई जगह हम देखें तो वहाँ पे बड़े बड़े मॉल के आसपास इस तरीके से लगाया रहता है ना। आगे बढ़ते तो मैनी स्टार्टअप्स हैव कम फॉरवर्ड स्पेस सेक्टर बट नॉट बी कॉर्पोरेटेड। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं। स्टार्टअप कहने का मतलब कि नई कंपनी आई है, छोटे मोटे कंपनी जो नए इंजीनियर्स या फिर नए जो कॉलेज पास आउट है, ठीक है, या फिर कोई भी है जिनके द्वारा भी स्टार्ट किया गया। स्टार्टअप मतलब कि कोई कंपनी को नया नया स्टार्ट करना, ठीक है, वो स्पेस सेक्टर में अपने मतलब कि रुचि दिखाए हैं। बड़ा कोई कंपनी नहीं आया है, बड़ा कोई कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे अंबानी या फिर टाटा वगैरह भी कोई इसरो में मतलब कि इसरो के जैसा कोई कंपनी खड़ा करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। जैसा कि बोला गया था, कल भी हम लोग पढ़े थे कि इंड स्पेस नाम का बनाया जाएगा एजेंसी जो रेगुलेट करेगा। रेगुलेट किसको करेगा? तो इसरो जैसा बहुत सारा प्राइवेट आने वाला है। तो सरकार तो कह दी कि प्राइवेट आदमी चाहे तो इसरो जैसा तुम भी खड़ा कर सकता है, लेकिन कौन इसमें इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं दिखता है लोगों को। अब सैटेलाइट वो छोड़ेंगे तो उससे जनता तो पैसा देगी नहीं उनको, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों आना चाहेंगे इंडिया में। तो बहुत सारे स्टार्टअप आने के लिए यहाँ पे रुचि दिखाए हैं, लेकिन कोई बड़ा कॉर्पोरेट अभी तक नहीं आया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन स्पेस बनाया गया था एक रेगुलेटर, किसका नाम क्या था? इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। इन स्पेस याद रखिएगा, रेगुलेटर है स्पेस सेक्टर का इंडिया में, ठीक है, अभी बनाया नहीं गया, बनने वाला है। नेक्स्ट PTI पेंडिंग नेशनल इंटरेस्ट प्रसार भारती। तो कहा जा रहा है कि PTI जो है नेशनल प्रसार भारती के द्वारा ऐसा एलिगेशन लगाया गया PTI के ऊपर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर, कि नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है ना। तो हम लोग PTI के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद प्रसार भारती के बारे में जानेंगे। तो PTI जैसे सुनने में लगता है सरकारी कंपनी होगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। PTI जो है प्राइवेट कंपनी है, लगभग 100 आदमी मिल करके इसको चलाते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कंपनी है। तो PTI लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया का, है ना, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है PTI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में 27 अगस्त 1947 के स्थापना हुआ था, आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था। एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सेक्टर का कंपनी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सेक्टर का है। प्रसार भारती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रसार भारती लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, ठीक है, पब्लिक मतलब कि सरकारी, तो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी में सबसे बड़ा है प्रसार भारती। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। और दूरदर्शन और AIR इसके दो विंग है, मतलब इसके दो ब्रांच है बोल सकते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है दूरदर्शन, एक है AIR, ठीक है। तो दूरदर्शन जो मतलब कि ब्रॉडकास्ट करता है टीवी पे, और AIR जो रेडियो पे है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। इसका स्थापना हुआ था 23 नवंबर 97 को। प्रसार भारती को बनाया गया था 23 नवंबर 97 को। तो प्रसार भारती के द्वारा एलिगेशन लगाया गया PTI के ऊपर कि नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी शुड बी रूटेड इन यूएन ट्रीटी। तो साउथ चाइना सी को यूएन ट्रीटी में शामिल करना चाहिए। यूएन का एक ट्रीटी है अनक्लॉस नाम से, यूनाइटेड नेशन मतलब सी के ऊपर एक कानून है,
समुद्र को कैसे, मतलब कि समुद्र में कैसे डील करना है, किसका वहाँ पे क्या चलेगा। 1982 में अनक्लॉज शामिल हुआ, मतलब साइन किया गया था। इसके बारे में भी कई बार डिस्कस किए थे यूएन क्लॉज के बारे में, इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पे जैसे कहा गया आसियान के द्वारा कहा गया कि साउथ चाइना सी को जो अनक्लॉज के अंदर लाना चाहिए। अभी अनक्लॉज के अंदर इसका बड़ा हिस्सा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे किसी भी कंट्री का जो बाउंड्री होता है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है। तो जैसे चाइना एक्चुअली कर क्या रहा है कि जहाँ तक उसका तो है वो तो वहाँ से 12 नॉटिकल है ही, उसके अलावा बहुत जगह आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल उसका हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड होती है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल हो गया। अब मान लीजिए कोई कंट्री यहाँ पे है, तो ये दोनों इसका तो 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक आ जाता है, तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन गया ना दोनों का। और चूंकि ये तो आर्टिफिशियल आइलैंड है, तो इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये कंट्री प्रॉब्लम करेगा, कहेगा कि नहीं ये तो आर्टिफिशियल आइलैंड, हम तुमको ये वाटर यूज़ करने नहीं देंगे, है ना। तो लेकिन चाइना का पावरफुल कंट्री है, तो लोगों को दबाते रहता है। तो वियतनाम को जो, जैसे वियतनाम को दबाते रहता है अधिकांशतः साउथ चाइना सी में। तो हम लोग यहाँ आसियान के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आसियान क्या है? तो 10 कंट्री का एक ग्रुपिंग है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, 10 कंट्री का एक ग्रुपिंग है। तो हम लोग आसियान के बारे में शुरू से पढ़ते हैं। आसियान है क्या? तो पहले देखिए एक्चुअली आसियान का स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1967 को। 18 अगस्त 1967 को जो है आसियान का स्थापना किया गया था। पहले इसका नाम ASA था, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया ऐसे कुछ करके नाम था। तो पहले ASA मात्र 3 कंट्री का ग्रुपिंग था, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस 3 कंट्री का ग्रुपिंग था, जिसका नाम था ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया ऐसे कुछ था नाम इसका, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। लेकिन बाद में इसको और बढ़ाया गया, तो 5 नेशन मिले पहले, ठीक है। 5 नेशन कौन कौन थे? इंडोनेशिया, उसके बाद हो गया मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 नेशन मिले, वहाँ पे एशियान का स्थापना किया गया 18 अगस्त 1967 को। ये 5 नेशन, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंड किया। छठा नेशन इसमें जो ऐड किया वो था ब्रुनेई। ब्रुनेई 1994 में ऐड हुआ है। वियतनाम ऐड हुआ 95 में, 1995 में। उसके अलावा फिर मलेशिया ऐड हुआ इसमें, सॉरी लाओस और म्यांमार ऐड हुआ। लाओस और म्यांमार ऐड हुआ 1997 में। मलेशिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर है ना। ब्रुनेई ऐड हुआ 1984 में, वियतनाम 95 में, लाओस और म्यांमार ऐड हुआ 1997 में, कंबोडिया ऐड हुआ 99 में, ठीक है, कंबोडिया 99 में। तो इस तरीके से 10 कंट्री इसमें है। कौन कौन है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 10 कंट्री इसमें है। 2006 में इसको 2006 में इसको यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, ठीक है। 2006 में यूएन में इसको ऑब्जर्वर दिया गया, ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया, मतलब कि कोई मेंबर नहीं यूएन का, बल्कि ऑब्जर्वर स्टेटस को दिया गया, ठीक है। तो ये था आसियान के बारे में। आप लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वार्म बिगनिंग यहाँ पे एक दिखाया गया है। तो एक टर्म यहाँ पे आता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट कहाँ पे? हाँ देखिए, तो क्यूपर बेल्ट उसको बोलते हैं जो नेपच्यून के बाद का बेल्ट है, ठीक है। जो नेपच्यून के बाद का बेल्ट है उसको क्यूपर बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। नेपच्यून के बाद का जो जगह है उसको क्यूपर बेल्ट बोला जाता है। जैसे सन है ना, मान लीजिए ऐसे सन है, इसको चारों तरफ मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर मार्स हो गया, उसके बाद फिर इस तरीके से जुपिटर हो गया, है ना, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपट्टून हो गया। तो नेपट्टून के बाद का जो जगह है आगे तक उसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट यदि पूछा जाता है क्या होगा? बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के बाद का जो जगह उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है चिकन वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ वेस्टर्न चाइना। तो जैसा कि पहले ऐसा माना जाता था कि चिकन को पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया था इंडस वैली रिवर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कहा जाता है कि साउथ वेस्ट चाइना में सबसे पहले यहाँ पे चिकन को डोमेस्टिकेट किया गया था। मुर्गा कहाँ पे पाला गया था सबसे पहले, उस पर बहस छिड़ा हुआ है। तो जैसे पहले क्लेम किया था कि नॉर्दर्न चाइना और इंडस वैली में, ठीक है, मतलब जो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाका है ना, तो यहाँ से यहाँ तक वाले इलाके में पाला गया था। तो हल्का कश्मीर, पाकिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान और चाइना के इलाका में ये पाला गया था। लेकिन अभी जो यहाँ पे एक स्टडी हुआ है, कोलकाता वेस्ट कोई संगठन वही स्टडी किया है, ठीक है, कि सबसे पहली बार साउथ वेस्टर्न चाइना और थाईलैंड, म्यांमार वाला जो रीजन होगा, मतलब कि चाइना म्यांमार का जो रीजन है उस एरिया में पाला गया था, ठीक है, साउथ वेस्टर्न चाइना में, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज के न्यू डिस्कशन ये समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।